मेरा नाम कंगना है। जब मेरा जन्म हुआ तो सब लोग बहुत खुश थे। माँ कहती थी कि वो रो रही थी। डॉक्टर ने बस एक बात कही थी कि बच्चे ठीक है, बस एक टांग में कुछ फर्क है। वो फर्क क्या था? एक छोटा सा फर्क जो मेरी पूरी जिंदगी का ताना बन गया था। लोगों ने मुझे नाम नहीं दिया, बस एक नाम रख दिया, लंगड़ी कंगना। मैं कंगना हूँ, लेकिन किसी ने मुझे कभी मेरे नाम से नहीं पुकारा। शुरू में मैं नहीं समझ पाती थी कि मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों होता है। मैं बच्चों जैसी थी, खेलना चाहती थी, हंसना चाहती थी, लेकिन जब गली में जाती तो सबके चेहरे बदल जाते थे। बच्चों की आंखों में हैरानी नहीं, नफरत होती थी। एक दिन एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये लड़की अजीब क्यों है? और उसकी माँ ने इतने आराम से जवाब दिया, ये लंगड़ी है ना बेटी, इसीलिए। मेरे 3 भाई थे, मैं इकलौती बहन थी, लेकिन कभी किसी ने मेरे दिल की बात नहीं सुनी थी। मेरा मजाक बनाया जाता था, जैसे मेरा वजूद ही शर्मिंदगी हो। बड़े भाई कभी नाम लेकर नहीं बुलाते थे, हमेशा आवाज देते थे, ओ लंगड़ी पानी ला दे, ओ लंगड़ी चाय बना दे। कभी कभी मैं सोचती थी, क्या उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, या फिर शायद थी वो उसे जाहिर करने का तरीका भूल गए थे। माँ, वो मेरी दूसरी माँ थी। उनकी गोद में मैंने पनाह ली थी, लेकिन गुस्से से वो भी मुझे वही शब्द बोलती थी, कंगना लंगड़ी बात सुन ले, तू तो बात ही नहीं मानती। मैं अंदर से टूट जाती थी, लेकिन माँ भी मजबूर थी। शायद वो अपने अंदर का गुस्सा और अपनी बेबसी मेरे वजूद पर निकालती थी। मैं रोती नहीं थी, मैं बस खामोश हो जाती थी। मोहल्ले में मेरा जिक्र होता तो नाम से नहीं, हालात से होता था कि कंगना लंगड़ी की माँ बाजार गई है, या कंगना लंगड़ी आज गली में गिरी थी। वो सब मुझे मेरी टांग से पहचानते थे। मेरी आंखें, मेरी बातें मेरे सपनों से नहीं। उनके लिए मैं एक मजाक थी, एक बात करने का टॉपिक थी। मैं आईने में खुद को देखती थी, एक मासूम चेहरा, लेकिन एक फर्क जो सबको कांटे की तरह चुभता था। कभी कभी मैं खुद से कहती थी कि काश मैं भी कोई आम सी लड़की होती, काश मैं भी किसी तारीफ की वजह बनती, बल्कि किसी की वजह शर्मिंदगी की नहीं। मेरे भैया सब दोस्तों के साथ बैठते थे तो मेरी बातें नहीं करते थे। अगर कोई पूछ लिया करता था कि तुम्हारी कोई बहन है, तो बस इतना कहते थे कि हाँ है, लेकिन फिर बात को बदल लिया करते थे। मैं उनकी बहन थी, लेकिन मुझे सबसे छुपाया जाता था, जैसे मैं कोई राज हूँ। मैं उनके लिए इज्जत का सबब नहीं थी, शर्मिंदगी की वजह बन चुकी थी। एक दिन मेरी सगी माँ ने मुझे गोद में लिया था और कहा था कि बेटा, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगी? मैंने कुछ नहीं कहा था, दिल में सिर्फ इतना सोचा था कि तब लोग मुझ पर तरस खाएंगे, ये शायद तब ये दुनिया मुझे इंसान समझेगी। अब जब कोई कंगना लंगड़ी कहता तो दुख नहीं होता था, क्योंकि मैं जान गई हूँ ये दुनिया सिर्फ वही देखती है जो आंखों के सामने होता है। दिल की खूबसूरती, नियत की सच्चाई और उसका वजन किसी तराजू में नहीं होता। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कंगना हूँ, और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा ही बनाया है, ऐसे ही इस दुनिया में भेजा है, और जो ऊपर वाले का फैसला है वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। मेरे बचपन का कोई खास दोस्त नहीं था, न कोई मेरी उम्र की लड़की थी जो मेरा हाथ पकड़कर गली में दौड़े, न कोई बच्चा जो मेरे साथ खेलने को तैयार हो जाए। गली में चहल पहल होती थी, बच्चे शोर मचाया करते थे, लेकिन जैसे ही मैं कदम रखती थी, एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो जाता था। नजरें मेरा पीछा किया करती थी, जैसे मैं कोई गैर मामूली चीज हूँ। कुछ लोग धीरे धीरे बातें करते थे, तो कुछ जोर जोर से हंसते थे। एक दिन माँ ने मुझे नई चप्पल लाकर दी थी, बड़ी खुशी हुई थी। चप्पल पहनकर मैं गली के नुक्कड़ तक चली गई थी। 2 लड़कियां पिंकी और रेनू गुड़िया से खेल रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। रेनू ने एक नज़र मेरी टांग पर डाली, फिर पिंकी के कान में कुछ कहा तो वो दोनों हंसने लगी। एक ने कहा कि तुम भी गुड़िया हो, तो दूसरे ने कहा गुड़िया लंगड़ी हो गई। मैं वहां से उठकर जल्दी जल्दी अपने घर वापस आ गई थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ है बेटी? ये पहला मौका नहीं था, ऐसे बहुत सारे मौके आ चुके थे। सर्दियों की एक शाम को याद करती हूँ, जब सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। मैं छत पर चली गई थी, सिर्फ एक डोर थी, बस देखने का शौक था। नीचे से आवाज आई, ओहो लंगड़ी भी ऊपर आ गई है, गिर गई तो इल्जाम हम पर आ जाएगा। मेरा हाथ वहीं रुका रह गया था, डोर छोड़ दी। दिल ने कहा कि वापस चली जा, यहाँ तेरा कोई नहीं है। मोहल्ले में एक शादी थी, सब बच्चे मेहंदी लगाने में बिजी थे। मैंने भी अपनी माँ से जिद की कि मुझे भी जाना है। माँ ने मुझे तैयार किया। मैं नए कपड़े पहनकर वहां पहुंची तो सबने नजर फेर ली थी। कोई एक बच्चा भी नहीं बोला कि आ जाओ कंगना, साथ डांस करते हैं या मेहंदी लगाएंगे। बस मैं एक तरफ खड़ी रही, और जब मैंने थोड़ा सा म्यूजिक पर डांस करने की कोशिश की तो सबकी हंसी छूट गई थी। एक बच्चा कहने लगा, ये नाचेगी,
इससे तो ठीक से चला भी नहीं जाता। उस दिन मैं सिर्फ 2 मिनट वहां खड़ी रही, फिर वापस आ गई थी। माँ मेरे पीछे पीछे आ गई। घर आकर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से धीरे धीरे अपनी आंखों को साफ करना शुरू कर दिया और सिर्फ ऊपर वाले से इतनी प्रार्थना करने लगी कि मेरी बेटी को वो इज्जत मिले जो लोग उससे छीनने पर तुले हुए हैं। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों ने एक क्रिकेट मैच रखा था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। एक बच्चे ने अपना बैट जमीन पर फेंकते हुए कहा, अगर ये लंगड़ी खेलेगी तो मैं नहीं खेलूंगी। मैं खामोशी से घर के अंदर आ गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं सोचती थी कि क्या मेरा जुर्म ये है कि मैं थोड़ी लाचार हूँ, लेकिन फिर खुद ही खुद को जवाब देती थी, शायद हाँ, मैं सबके लिए एक तमाशा बन चुकी हूँ। कोई हमदर्दी से देखता तो कोई नफरत से देखता। ये सब कुछ सिर्फ शारीरिक फर्क की वजह से नहीं हो रहा था। ये समाज की सोच की परछाई थी और ये सोच मेरे बचपन की दीवारों पर जख्म की तरह चिपकती जा रही थी। घर की दीवारों से निकलने की पहली उम्मीद स्कूल थी। माँ ने बड़ी प्रार्थनाओं और उम्मीदों के साथ मेरा एडमिशन करवा दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ से तो कुछ सीख जाएगी, शायद वक्त के साथ लोग समझ जाएंगे। मुझे भी लगा कि शायद स्कूल में सब कुछ अलग हो, शायद वहाँ बच्चे मेरे जैसे हों या शायद उनकी सोच बड़ी हो। पहला दिन था। माँ ने मेरी कॉपियों पर नाम लिखा, बैग में चॉकलेट रखी और मुझे स्कूल के गेट तक छोड़ने के लिए आ गई थी। आंखों में एक अजीब सा डर था और उम्मीद दोनों थी। मैं गेट से अंदर गई तो एक लड़की ने जोर से कहा, ये लड़की लंगड़ाती क्यों है? दूसरी ने धीमे से जवाब दिया कि इसकी एक टांग छोटी है। पहली क्लास में मुझे सबके सामने खड़ा करके टीचर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि यह है कंगना, हमारी नई स्टूडेंट। एक लड़का जोर से कहने लगा कि ये चल भी सकती है। पूरी क्लास के बच्चे हंसने लगे थे। टीचर ने खामोश करवा दिया, लेकिन उनकी आंखों में भी एक हैरानी थी। शायद वो भी सोच रही थी कि ये लड़की यहाँ क्या करने आई है। पहले हफ्ते के बाद मुझे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। जहाँ भी जाती हूँ हंसी पीछे पीछे चली आती है। टिफिन खोलती थी तो कोई ना कोई कहता, ये क्या खाती है, इसे तो दवाई खानी चाहिए। एक दिन तो हद ही हो गई थी। इंटरवल के समय में पानी पीने जा रही थी जब किसी ने मेरी कुर्सी पीछे खींच ली। मैं गिर गई थी। पूरी क्लास जोर जोर से मुझ पर हंस रही थी। एक लड़की कहने लगी कि देखो, जमीन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। टीचर आई, उन्होंने सबको डांटा था, मगर सिर्फ दिखावे का गुस्सा था। बाद में उन्होंने मुझे अलग में बुलाया और कहने लगी कि बेटा, आप आराम से बैठा करो, जल्दबाजी मत किया करो। मैंने कहा, मैडम, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो भी मुझसे हमदर्दी नहीं बल्कि बेचैनी से बात कर रही थी। एक दिन इंग्लिश की क्लास में टीचर ने सबको बारी बारी खड़ा करके सबसे ऐसे सुनने के लिए कहा था। जब मेरी बारी आई तो एक लड़की ने ऊंची आवाज में कहा, सर, ये तो बोलते हुए भी लंगड़ा जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने पूरी तरह से खुद पर कंट्रोल किया था और अपने ऐसे कंप्लीट किया। टीचर ने मेरी तारीफ नहीं की, सिर्फ अगले बच्चे को बुलाया। बच्चों के बिहेवियर के साथ साथ टीचर भी मुझे किसी खास स्टूडेंट की तरह नहीं देखते थे, बल्कि ऐसे जैसे मैं स्कूल के लिए एक बोझ हूँ। एक बार मैथ्स की क्लास में कुछ नहीं समझने पर मैंने सवाल किया तो सर ने कहा, तुम्हें तो आसान सवाल भी मुश्किल लगते हैं, बैठ जाओ। वो सिर्फ मेरी खामोशी से फ़ायदा उठा रहे थे। माँ हर रोज़ मुझसे पूछती थी कि स्कूल कैसा जा रहा है। मैं मुस्कुराकर कहती थी कि अच्छा है, लेकिन दिल में सच छुपाए रखती थी। वो पहले ही इतनी परेशान थी और मैं उन पर और भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। एक दिन बारिश हो रही थी, सब बच्चे ग्राउंड में भीगने गए थे। मैं भी गीली जमीन पर चलने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से एक लड़का कहने लगा कि लंगड़ी का डांस देखो, वाह वाह, और फिर सबने तालियां बजाई थी। मैं वहीं रुक गई। दिल में आया कि भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। उस दिन वापसी पर माँ ने मेरे चेहरे का रंग देखा और शायद पहली बार पूछा कि सच बताओ, क्या होता है वहाँ। मेरी नजरें झुक गई थी। रात को माँ देर तक खामोश रही। अगले दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाएंगी, शिकायत करेंगी। मगर उनका जवाब था कि हम कोशिश करते हैं, सारे बच्चों को बराबर समझा जाए, लेकिन बच्चों को तो हम सिर्फ समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। माँ बाहर आ गई थी और स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया था। घर आकर माँ ने मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, अब तुम घर में ही रहोगी बेटी, ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी आवाज़ में एक चीख दबी हुई थी जो बाहर नहीं आई, सिर्फ एक आह निकली जो शायद सिर्फ दीवारों ने सुनी थी। उस दिन के बाद एक जैसे होने लगे थे। न बैग था, न यूनिफॉर्म थी, न सुबह की दौड़ थी। माँ के साथ चूल्हे के पास बैठ जाती थी और दिन गिन गिन कर गुजारती थी।
कभी किचन में बर्तन धोती, कभी पुरानी किताबें पलटती रहती, लेकिन दिल अंदर से खाली होता जा रहा था। मैंने बोलना छोड़ दिया था। दिन गुजरने लगे, लेकिन समय जैसे मेरे लिए ठहर गया था। मैं छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती, ऊपर वाले, क्या मेरी दुनिया यही है? सिर्फ ये चार दीवारी और ये खामोशी? लेकिन एक बात मैं खुद से कहती थी, अब मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी, न अपनी माँ से, न इस दुनिया से। अगर किसी को कुछ बदलना है तो वो मैं खुद होंगी। शायद तब दिल ने पहली बार हिम्मत की थी और हल्की सी आहट सुनी थी। मेरे तीनों भाई अब बड़े हो चुके थे, सबकी शादियां हो गई थी। एक के बाद एक भाभी घर आई थी, नए रंग, नए कपड़े, नए खुशबू। लेकिन इन सब के बीच एक चीज नहीं बदली थी, मेरा वजूद। और इस पर चिपकी हुई वो पहचान, कंगना लंगड़ी। पहली भाभी अर्चना थी, मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली, बहुत बातें करने वाली और तेज जुबान वाली। दूसरे नंबर वाली दिशा थी, नरम बिहेवियर की लेकिन दो चेहरों वाली। और तीसरी सबसे छोटी नम्रता, अपनी हर बात पर हंसने लग जाती थी। और वो तीनों अक्सर एक दूसरे के साथ बैठकर खूब बातें किया करती थी। और जब मैं उनके पास से गुजरती तो अचानक से खामोश हो जाती थी, फिर अपनी हंसी दबा नहीं पाती थी। एक दिन नम्रता भाभी किचन में थी। मैंने आटा गूंदकर उनके आगे रख दिया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है कंगना, आज तो सीधा काम कर लिया। दिशा भाभी ने फौरन जवाब दिया, बस इतना सीख गई है कि अब कोई राजकुमार आकर ले जाएगा। अर्चना भाभी हंसने लगी और कहने लगी कि राजकुमार नहीं बहन, अगर कोई अंधा हो तो बात बन सकती है, वरना कौन इस लंगड़ी को अपने घर ले जाएगा। मैं वहीं रुक गई थी, हाथ आटे से सने हुए थे, लेकिन दिल अंदर से जैसे खामोश हो गया था। दिशा भाभी ने नज़र झुका ली थी, शायद शर्मिंदा हुई हूँ, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं खामोशी से वापस कमरे में चली गई थी। इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। अर्चना भाभी कहती थी कि ये कमरा मैंने सजा लिया है, तुम पुराने आंगन वाला कमरा ले लो। और दिशा भाभी कहती थी कि तुम्हें तो कमरे की ज़रूरत ही क्या है, काम खत्म करो और छत पर चली जाओ। नम्रता भाभी हंसते हुए कहती थी कि छत की हवा लगेगी तो शायद दिमाग भी सही हो जाएगा। माँ अभी भी मेरी ढाल बनी हुई थी, लेकिन थक चुकी थी। वो जानती थी हर बात पर बोलना झगड़े को दावत देना है। अक्सर कहती थी कि बेटी बर्दाश्त करो, ये घर है, यहाँ ऊंच नीच चलती है। मैं बस सर हिला दिया करती थी और दिल से एक ही शब्द दोहराया करती थी कि ये घर मेरा है। कभी कोई मेहमान आ जाता तो नम्रता भाभी मुझे किचन में रोक देती थी, कहती थी कि तुम उनके सामने मत आया करो, लोग सवाल करते हैं। दिशा भाभी मेरे बारे में कोई सफाई दिए बिना मेहमानों से बात किया करती थी, कहती थी कि हाँ, हमारी एक नंद है, थोड़ी कमज़ोर सी है। मैंने एक दिन हिम्मत करके कहा, माँ, मैं कपड़ों की सिलाई सीखना चाहती हूँ, शायद कुछ बन जाऊँ, कम से कम बिजी ही रहूंगी। माँ खुश हो गई थी, लेकिन दिशा भाभी कहने लगी, सिलाई किस लिए, खुद के कपड़े भी किसी के रहम पर चलते हैं, कस्टमर क्या तुमसे सिलवाने के लिए आएंगे। नम्रता भाभी फौरन कहने लगी कि हाँ हाँ, एक कमरे में कंगरा ब्रांड खोलेगी, फ्री में सिलाई करेगी और बदले में ताने सुनेगी। अर्चना भाभी ने थोड़ा नरमी से कहा, अरे करने दो, वक्त तो कटेगा। लेकिन उनकी आवाज़ में भी वही ताना छुपा हुआ था। घर के सारे काम जिम्मेदारी थी। भाभियां अक्सर एक दूसरे के सामने झाड़ू भी नहीं उठाती थी और माँ अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। मुझे दिन भर किचन में और घर की सफाई करते करते गुजर जाता था। अर्चना भाभी कहती थी कि हमारे यहाँ तो रोबोट है, लंगड़ा है, लेकिन सारे काम करने वाली मशीन है। एक दिन माँ बीमार हो गई, 2 दिन तक उन्हें बुखार रहा। मैंने सारी दवाई वक्त पर दी, उनकी खूब सेवा की, पानी गर्म किया, उनके लिए परहेज का खाना बनाया। अर्चना भाभी ने कहा कि माँ तो वैसे भी कंगना के दम पर चल रही है, वरना कब की हमें आशीर्वाद देकर परलोक सुधार चुकी होती। ये सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। अब तो मेरे सब्र का बोझ भी मजाक बनने लगा था। माँ ने वो बात सुनी मगर कुछ नहीं कहा। रात को मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी कि ऊपर वाला तुम्हें इन सब के व्यवहार का बेहतरीन बदला देगा। कभी कभी भाइयों के बीच बैठने का दिल करता था, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझसे दूर रहना ही पसंद करते थे। कभी कभी अगर मैं उनके पास बैठ भी जाती तो कुछ मिनट बाद कोई ना कोई भाभी मुझे बुला लिया करती थी, कंगना आटा खत्म हो गया, कंगना चूल्हे पर देख लो, कंगना छत पर कपड़े पड़े हैं। ये सब ऐसे आ जाती थी जैसे मेरा वजूद बस काम के मतलब से ही है, जिंदगी का हकदार नहीं। घर अब घर नहीं रहा था, एक ऐसी जगह बन गया था जिसमें सांस तो आती थी लेकिन हवा नहीं आती थी। उन्हीं दीवारों पर किसी ने शब्दों से जख्म लिखे थे। हर समय नेगेटिव कमेंट मेरी हड्डियों में घुसते जा रहे थे। मैं खामोश थी क्योंकि मैं जानती थी अगर बोली तो माँ और भी टूट जाएगी, और माँ के सहारे पर ही मैं चल रही थी।
बस एक प्रार्थना करती रहती थी कि ये मेरी परीक्षा है तो मुझे सब्र भी मिले, और अगर ये दुनिया का फैसला है तो मुझे ऊपर वाले का फैसला स्वीकार करने की ताकत मिले। अब घर से बाहर जाना एक मजबूरी बन गया था, चाहत कभी थी ही नहीं। माँ कभी कभी राशन का सामान मंगवाने के लिए भेज दिया करती थी। ये वो लम्हे होते थे जब मैं खुद को और ज़्यादा छोटा और बाकी दुनिया को बेरहम महसूस करती थी। उन्हीं दिनों की एक दोपहर थी जब माँ ने मेरे हाथ में एक पर्ची थमाई। उनकी आवाज़ में थकन थी। कहने लगी कि बेटी, ज़रा नुक्कड़ की दुकान से ये सामान ले आओ, नमक भी ख़त्म हो गया। मैं दुपट्टा ठीक करते हुए पर्ची मुट्ठी में दबाकर गली में निकल पड़ी थी। गली की हंसी ज़्यादा चुभती थी। सामने से 4 लड़कियां आ रही थी, शायद कॉलेज से वापस आ रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा नहीं था, बस नज़र नीचे करके गुजरने लगी थी। लेकिन वो खामोश नहीं रही। उन्होंने कहा कि देखो, कंगना लंगड़ी जा रही है। सोचो तो ज़रा, इसका पति कैसा होगा। इसे देखेगा तो भाग जाएगा। कौन इसे अपनाएगा? इस जैसी को लगता है अपनी माँ के घर ही रहेगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी थी। उनकी हंसी की आवाज़ मेरे कदमों से टकराकर दिल में घुस गई थी। एक लम्हे को लगा जैसे टांग का दर्द फिर से लौट आया हो। पर्ची पसीने से गीली हो गई थी। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन कान हर शब्द सुन रहे थे। एक पल को मन किया कि वापस घर चली जाऊं, पर माँ का चेहरा याद आया, जिन्हें आराम की ज़रूरत थी। दुकान पर पहुंची तो उन्होंने नज़र भरकर मुझे देखा और बिना किसी रिएक्शन के कहने लगे कि हाँ भाई कंगना लंगड़ी, क्या चाहिए। ये जैसे अब मेरा असली नाम बन चुका था। मैंने पर्ची उनके हाथ में दी। वो बड़बड़ाया कि हर हफ्ते यही चीज़ और हर बार यही चाल। पीछे खड़े 2 लड़के हंस रहे थे। एक कहने लगा कि चाचा जी, इसको पकड़कर चलने के लिए कुछ दे दो, सफ़र मुश्किल है ना। दुकानदार चाचा ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, अस्पताल भेज दो इसे। इतना कहकर वो हंसने लगे। मैं वहीं पत्थर बनी खड़ी रही। कुछ नहीं कहा था। मन कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं गायब हो जाऊं, लेकिन मैंने सामान लिया, पैसे थमाए और बिना कुछ बोले वापस पलट आई थी। रास्ते में वही लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। अब उनके हाथों में कोल्ड ड्रिंक थी और नज़रें मेरी कमर पर थीं। देखो, इसके चलने का अपना ही अलग स्टाइल है, रैंप वॉक लंगड़ी। और फिर हंसने लगी। एक ने आवाज़ निकाली जैसे म्यूज़िक बजाया हो, और वो सब इस पर घूमने लगी। मैंने कदम और तेज़ कर दिए थे, लेकिन कदमों की रफ्तार और दिल की धड़कन बेचैन हो गई थी। जब घर का दरवाज़ा दिखाई दिया तो जैसे किसी सुकून की जगह में पहुंच गई हूँ। माँ ने दरवाज़ा खोला और मेरा चेहरा देखा तो फौरन कहने लगी कि क्या हुआ बेटी, किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सामान दिया और अपने कमरे की तरफ चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सुकून से बैठ गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर अंदर खामोशी में शोर था। एक आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, कौन अपनाएगा ऐसी को? कौन? ये सवाल सिर्फ उन लड़कियों का नहीं था, बल्कि मोहल्ले का और समाज का भी था, और शायद मेरे घर वालों का भी। कुछ देर बाद अर्चना भाभी दरवाजे के बाहर से कहने लगी, अरे कंगना, जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगी कि चलो ना, वैसे भी बाहर से आकर तो लगता है कि कोई तूफान आया था। इतना कहकर वो हंसने लगी। मैं नीचे आ गई थी। माँ ने कहा, कल तुम्हारे लिए कुछ कपड़े सिलवा दूंगी। नम्रता भाभी कहने लगी कि क्या करेगी ये नए कपड़े पहनकर, ना तो किसी फंक्शन में जाती है, न रिश्ते वाले आते हैं। दिशा भाभी ने मुस्कुराकर कहा कि रिश्ते वाले आ भी गए तो वापस चले जाएंगे, ज़्यादा देर देख लिया तो हमदर्दी में कुछ दे जाएंगे। मैंने माँ की तरफ देखा। वो चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में वही दर्द था जो हमेशा मेरी खामोशी के साथ रहता था। उस दिन का बोझ मेरी हड्डियों में नहीं, दिल में उतर गया था। दुकान पर सुनी हुई बात, गली में गूंजती हुई हर आवाज़, भाभी की हंसी और वो सवाल जो हर तरफ से मुझ तक आ चुके थे कि कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को, सब कुछ अंदर ही अंदर जमा हो रहा था, जैसे एक लावा हो जो बाहर नहीं आना चाहता। शाम तक मैं बस चलती रही थी, काम करती रही, जैसे कुछ भी खास नहीं हुआ। मगर जैसे ही रात आई और सब सोने लगे, मैं अपने कमरे में चली गई थी और कमरा बंद करके ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी थी। प्रार्थना करने के बाद मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून पहुंचा था, जैसे दिल में कुछ बैठ गया हो, जैसे वो लावा जो अंदर जमा था वो ठंडा हो गया हो। कमरे में वापसी पर माँ दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, क्या कर रही थी? मैंने धीरे से कहा कि आज अपना दिल हल्का करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले के आगे सच्चे मन से प्रार्थना करने से कभी किसी की प्रार्थना खाली नहीं जाती। अगली सुबह जब मैं छत पर गई तो आसमान कुछ अलग लगा।
पक्षी वही थे, हवा वही थी, लेकिन जैसे हर चीज़ में सुकून छुपा हुआ था। अब मुझे गली की आवाज़ कम सुनाई दे रही थी, या शायद उनकी अहमियत कम हो चुकी थी। उसी दिन शाम को माँ ने कहा कि कंगना, ज़रा आंगन में झाड़ू दे देना, और मैं काम में लग गई। नम्रता भाभी पास से गुजरी और धीरे से कहने लगी कि आज बहुत प्रार्थना कर रही हो, क्या कुछ स्पेशल मांग रही हो ऊपर वाले से? क्या कोई सपना देख लिया है? मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ भाभी, ऊपर वाले को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। उनका चेहरा चौंका तो नहीं था, शायद उन्हें जवाब की उम्मीद नहीं थी। अर्चना भाभी भी गैलरी में खड़ी थी। उन्होंने नम्रता भाभी को आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा दिया था। उस रात मैं फिर से अपने कमरे में बंद होकर प्रार्थना कर रही थी और ऊपर वाले की बहुत बहुत आभारी थी, उस हर पल के लिए जो मुझे जीने को मिला, हर सांस के लिए जो मुझे नसीब हुई, और हर उस लम्हे के लिए जो मेरी आजमाइश थी। अब सब कुछ मेरी ताकत बन चुका था। मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, मैं इन लम्हों के लिए जी रही थी जिनमें मैंने खुद को टूटने से बचाया था। हर ताना, हर मजाक, हर खामोशी एक परीक्षा थी, और अब मैं इन सबको अपने ऊपर वाले की भक्ति में स्वीकार कर रही थी। सारे दिन की प्रार्थना ने दिल को मजबूत तो कर दिया था, मगर दुनिया अपनी ही रफ्तार से चलती रही। गली वाले ही थे, मोहल्ले वालों की नज़रों में वैसा ही शब्द था, और मेरे भाग्य की फिक्र अब मेरी माँ को सताने लगी थी। शाम को माँ अक्सर आंगन में बैठकर लंबे लंबे सांस लेती थी, जैसे दिल की धड़कनों को गिन रही हो। मैं उनके करीब जाती थी तो वो फौरन टॉपिक बदल देती थी। मैं जानती थी कि वो मुझे बचाना चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर जो तूफान चल रहा था वो उनकी ज़ुबान से छलकने लगा था। एक दिन माँ चूल्हे के पास बैठी हुई थी। दिशा भाभी करीब आईं और कहने लगीं कि माँ जी, एक औरत मेरे पति की फैक्ट्री में काम करती है। उसके देवर की पत्नी मर गई है, 3 बच्चे हैं, लेकिन बहुत शरीफ आदमी है। अगर आप कहो तो मैं बात करूं। माँ ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहने लगी कि बात कर लो। वक्त कब किसके हक में हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं खामोश रही। दिशा भाभी ने चुपके से अर्चना भाभी को बताया, और उस रात नम्रता भाभी बैठकर कहने लगीं कि चलो अच्छी बात है, कोई तो मिला जो कंगना को घर ले जाने के लिए तैयार है। 2 दिन के बाद वो लोग हमारे घर आए थे। माँ ने मुझे नए कपड़े पहनने के लिए कहा था और ठीक से तैयार होने को कहा था। कहने लगी कि मेहमान आ रहे हैं। मैंने आंखों में सवाल भरकर पूछा, किस लिए? उन्होंने धीरे से कहा कि सिर्फ मिलने के लिए, देखेंगे, बात करेंगे। माँ की आंखों में रिक्वेस्ट थी और मैंने फिर कुछ नहीं पूछा। मेहमान आए तो लड़का नहीं बल्कि बड़ी उम्र का आदमी था। 2 लड़के उसके साथ थे, शायद उसके बेटे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। थोड़ी देर बातें हुई। वो खामोश बैठा रहा, इर्द गिर्द देखता रहा। जब चाय खत्म हुई तो वो माँ के पास आया और कहने लगा कि बहन जी, हम फिर बात करते हैं। माँ ने कहा कि आपको लड़की कैसी लगी? एक लम्हे को उसने मेरी तरफ देखा और फिर जवाब दिया कि देखने में तो ठीक है, पर चाल अच्छी है इसकी, चलती है तो ऐसे जैसे ज़मीन टूट जाएगी। ये सुनकर मेरी माँ जैसे पत्थर की हो गई थी। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा मतलब था कि आप बुरा मत मानना, पर मैं बच्चे पाल रहा हूँ, पूरी औरत की ज़रूरत है, हमदर्दी से शादी नहीं होती। वो पलटकर चल दिया था। माँ कुछ देर वहीं बैठी रह गई, फिर अंदर आकर मेरी तरफ नहीं देखा, सिर्फ इतना कहा कि बेटी तुम अपने कपड़े बदल लो, कुछ नहीं हुआ। अर्चना भाभी रात को कहने लगी कि देख लिया, हमने कहा था ना कि ऐसी बातों में दिल मत लगाओ, जो किस्मत में नहीं उसके पीछे क्या दौड़ना। दिशा भाभी ने जवाब दिया कि रिश्ता आना भी कम बात है क्या, मगर ऐसे लोगों के मुंह से सच सुनकर माँ भी खामोश हो जाएगी। मैं अपनी जगह बैठी रह गई थी, न रोई थी न हंसी थी, बस दिल में सोचती रही कि शायद ऊपर वाला मुझे खुद से जोड़ने के लिए ये सब दिखा रहा है। अगले दिन माँ किसी जानने वाले के घर गई। वापसी पर बहुत खामोश थी। मैंने खाना रखा तो उन्होंने खाना नहीं खाया। फिर काफ़ी देर तक छत पर टहलती रही। रात को कहने लगी, बेटी अब किसी रिश्ते की उम्मीद मत रखो, जो मिलेगा जैसा मिलेगा वही स्वीकार करना होगा। हम बहुत कुछ देख चुके हैं। अब लोग एहसान करते हैं, रिश्ता नहीं। उसके बाद कुछ दिन तक कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन एक शाम मैं एक औरत के साथ वापस आई। उनके साथ वही औरत थी जिसके पति की फैक्ट्री में दिशा भाभी का छोटा भाई काम करता था। उसने कहा कि मेरे चाचा का दोस्त है, बड़ी उम्र का है, मगर दिल का बहुत अच्छा है। पत्नी मर गई है, अकेला रहता है, शादी करना चाहता है। अगर आप राज़ी हो तो मैं उसे भेज दूँ। माँ खामोश रही, मैं भी खामोश थी, लेकिन 2 दिन के बाद वो आया। उसकी उम्र लगभग 55 साल थी। कमज़ोर सी आंखों वाला आदमी, मोटी ऐनक लगाए हुए था, सांवला रंग और हाथ में छड़ी थी। माँ ने मुझसे कहा कि सामने जाकर बैठ जाओ, तुम्हें देखेगा,
बस मैं आकर बैठ गई थी। उसने सर उठाकर मेरा चेहरा देखा और सर हिलाया। माँ ने पूछा, कैसी लगी आपको हमारी बेटी? उसने कहा, चेहरा अच्छा है, सबर वाली लगती है। फिर जैसे ही मैं उठी वो मेरी टांगों को देखने लगा, मेरी चाल पर नज़र रखी, फिर माँ की तरफ देखकर हंसा और कहने लगा कि आपने पहले नहीं बताया कि ये लड़की चल नहीं सकती ठीक से। मैं शादी करने आया हूँ, हमदर्दी नहीं। ऐसे में ये क्या ख्याल रखेगी मेरा? खुद का नहीं रख सकती तो किसी का क्या रखेगी? ये कहकर वो चला गया था। माँ के हाथ से चाय का कप छूट गया था। अर्चना भाभी पीछे खड़ी थी। उन्होंने धीरे से नम्रता भाभी से कहा, अब तो 50 साल कभी वापस चला गया। माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ठंडी सांस ली और कहने लगी, अब जो भी मिले उसी को अपनी बेटी का नसीब मान लूँगी। उस रात में बहुत देर तक जागती रही थी। छत पर जाकर आसमान को देखा, जैसे सितारे भी पूछ रहे हों कि अभी और बर्दाश्त बाकी है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि हाँ, अभी बाकी है, क्योंकि मेरे भगवान ने शायद अभी फैसला लिखा नहीं है, सिर्फ मुझे तैयार कर रहा है। उस दिन के बाद जैसे माँ ने हार मान ली थी। उनकी आंखों में पहले सिर्फ फिक्र होती थी, अब बेबसी भी शामिल हो चुकी थी। वो अब खाना भी जल्दी पका लिया करती थी, जल्दी सो जाती थी, बात कम करती थी। उनका दिल जैसे अंदर से खाली होता जा रहा था। एक शाम में आंगन में बर्तन धो रही थी जब माँ छत से नीचे आई, सीधा अर्चना भाभी के कमरे में चली गई और फिर दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। आवाज़ सुनाई दे रही थी। माँ ने भाभी से कहा कि बहू, अब तुम ही कुछ करो, अपने पति से बात करो। तुम घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारा पति इस घर का बड़ा बेटा है। उससे कहो कि वो अपनी बहन के लिए कुछ करे, उसके रिश्ते का कहीं से पूछे। भाभी ने जवाब दिया कि माँ, हमने कई बार कहा है, अब वो भी शर्मिंदा हो चुके हैं। क्या हर बार हमारी बेइज्जती करवानी है? माँ खामोश हो गई थी। फिर दूसरे दिन नाश्ते के बाद उन्होंने छोटे बेटे संदीप को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन की अब उम्र हो गई है। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरी जान निकलती जा रही है। अपनी बहन के बारे में कुछ सोचो, कुछ सोचो उसके बारे में। संदीप भैया ने अखबार एक तरफ रखा और साफ शब्दों में कहा कि माँ, अब हमें माफ़ करो, हमने बहुत कोशिश कर ली। कोई इस जैसे रिश्ते को अपनाना ही नहीं चाहता। हम बार बार लोगों के आगे झुक नहीं सकते। सबसे छोटे भैया अनंत ने कहा कि माँ, अब तो आप भी मान लो, कंगना का नसीब अब हमारे बस की बात नहीं है। आपने खुद सुना था कि पिछली बार क्या कहा था उन लोगों ने। माँ की आंखों में जैसे आज चिंगारी सी जल गई थी। वो उठी, मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि बस तुम ही रह गई हो मेरी ज़िंदगी में बेइज्जती का निशान। काश तुम पैदा ही नहीं होती, या पैदा होते ही मर गई होती, तो आज कम से कम मुझे ये दिन देखने न पड़ते। मेरे हाथ से चाय का कप छूटकर ज़मीन पर गिर गया। आवाज़ आई, लेकिन मैंने सर नहीं उठाया। माँ तेज़ी से अपने कमरे में चली गई थी। दरवाज़ा बंद कर लिया था। भाभियाँ किचन में खड़ी थी, बातों में बिजी थी। नम्रता भाभी ने दांतों में ज़ुबान दबाकर कहा कि अब तो माँ भी थक गई है। खैर, कंगना की शादी हो तो हम सब भले मानस लगेंगे। अर्चना भाभी ने टोका, छोड़ो, अब इस उम्र में कौन करेगा इससे शादी। माँ को कुछ सुकून नहीं मिला, वहीं खड़ी सुनती रही, फिर धीरे से कमरे में चली गई। उस रात उन्होंने कुछ नहीं खाया था। माँ के शब्द सर में गूंजते रहे थे। वो पहली बार कितनी सख्त थे और शायद आखिरी बार भी, लेकिन दिल ने इस पर बोझ नहीं लिया था, क्योंकि मैं अब वो कंगना नहीं रही थी जो खुद को हर बात में टूटा हुआ महसूस करे। अब मैं जान चुकी थी कि जो दुख इंसान देता है उसका इलाज इंसानों के पास नहीं होता। मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ गई थी। कमरे की लाइट बंद की, पूजा करी खामोशी से, और मैं प्रार्थना करने में मगन थी। ऊपर वाले से कह रही थी कि आज दिल पर बोझ नहीं है, मैं सिर्फ आपकी मर्जी चाहती हूँ। ये दुनिया जो कुछ भी कहे, आप मेरे साथ हो तो मुझे सब्र मिल रहा है और मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। प्रार्थना करने के बाद दिल का बोझ हल्का हुआ, नींद भी जल्दी आ गई थी। अगली सुबह माँ ने मुझसे नज़रें नहीं मिलाई। मैंने कुछ नहीं कहा और बस काम में लगी रही। भाभी अपने कमरे में थी, भैया चाय नाश्ते में और अखबार में बिजी थे। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और शायद यही सबसे बड़ा दर्द था कि मेरे वजूद की कोई गिनती ही नहीं थी। दोपहर में नम्रता भाभी की एक सहेली आई। उसने मुझसे पानी मांगा। मैं ट्रे में ग्लास रखकर ले गई थी। उसने ध्यान से मुझे देखा, फिर नम्रता भाभी से धीरे से कहने लगी, क्या ये वही है तुम्हारी नंद? नम्रता भाभी ने ज़ोर से हंसकर कहा कि हाँ, ये हमारी मशहूर नंद कंगना लंगड़ी है। मेरी नज़र इन दोनों के चेहरे पर थी, जैसे मैं उनके लिए कोई तमाशा हूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी उनकी मजाक का रास्ता हो। शाम को माँ ने कपड़े तय करते हुए कहा, अगर अभी भी कोई आए तो चाहे जैसा भी हो, मैं हाँ कर दूंगी। मुझे लोगों की बातें और नहीं सुननी। मैंने उनके हाथ से कपड़े लिया और नरमी से कहा कि माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है।
ना आपसे ना उनसे जिन्होंने मेरा मजाक बनाया। बस एक बात है, अगर ऊपर वाला राजी हो तो सब अच्छा है। माँ ने मेरी तरफ देखा हैरानी से। शायद पहली बार उन्हें मेरी बात दिल तक लगी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। खामोशी से अपने कमरे में चली गईं। उस रात सबके सोने के बाद मैंने छत पर जाकर आसमान को देखा। वहाँ सब रोशनियाँ थीं। मैंने दिल में एक बार फिर वही शब्द दोहराए, ऊपर वाले, मैं तुझसे राजी हूँ, तेरी हर बात को स्वीकार करती हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी में मेरी आजमाइश है तो मुझे मंजूर है, और अगर ये खामोशी ही मेरी प्रार्थना का जवाब है तो मुझे ये भी स्वीकार है। उसी लम्हे मुझे लगा कि जैसे मैं सच में आज़ाद हो गई हूँ, क्योंकि जिन दिलों से उम्मीद होती है वो बंद हो चुके थे। अब सिर्फ एक दरवाज़ा खुला हुआ था, सिर्फ ऊपर वाले का, और उसी की आस पर मैं टिकी हुई थी। दिन अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था। धूप धीमी सी थी। मैं लेटी हुई थी। माँ आंगन में बैठी मूंगफलियाँ छील रही थी और मैं बर्तन धो रही थी कि अचानक दरवाज़ा बजा। माँ ने झांक कर देखा, फिर सवाल करते हुए अंदाज में कहा, अरे तुम इस समय? सामने फटे पुराने कपड़े पहने, कंधे पर बोरी लटकाए मोहल्ले का बूढ़ा कबाड़ वाला खड़ा हुआ था। वो जो महीने में 2-3 बार कबाड़ लेने के लिए आता था। शक्ल जैसे हमेशा एक जैसी ही रहती थी, गैर मामूली सी और खामोश सी। उसने कहा, बहन जी, कबाड़ नहीं लेने आया, आज एक बात कहने के लिए आया हूँ। माँ ने तंग नज़रों से उसे देखा और कहा कि क्या बात है। वो थोड़ा सा झुका, फिर सीधा होकर कहने लगा कि सुना है आपकी बेटी के रिश्ते नहीं हो रहे। अगर आप ठीक समझो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसी समय जैसे वक्त रुक सा गया था। मेरे हाथ में बर्तन रह गया, पानी बहता रहा। माँ जैसे पत्थर की हो गई थी, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आई हो कि वो क्या सुन रही हैं। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? माँ की आवाज़ दबी दबी सी थी। उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे, बूढ़ा ज़रूर हूँ लेकिन दिल साफ है, आपकी बेटी को इज्जत से रखूँगा। उसने अपना पुराना सा रुमाल अपने जेब से निकालकर माथे का पसीना साफ किया और फिर सर झुकाकर खड़ा हो गया। नम्रता भाभी खिड़की से हंसकर सब कुछ सुन रही थी और कहने लगी कि वाह वाह, अब तो कबाड़ वाले भी रिश्ता मांगने लगे। दिशा भाभी अंदर से आई और कहने लगी, खैर उसे क्या पता इज्जत क्या होती है, पत्नी या बोरी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ का चेहरा खामोश हो चुका था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी कि जाओ, अभी जाओ, हमें सोचने दो। कबाड़ी वाला सर हिलाकर वापस चला गया था, जैसे कोई सौदा करके खाली हाथ लौट जाता है। दिन भर माँ चुप रही, ना कोई बात की, ना कोई सवाल किया। शाम के समय भाइयों को बुलाया और कहा, तुम सब कुछ देख चुके हो, अब वही कबाड़ वाला रिश्ता मांग रहा है, मैं क्या करूं? बड़े भैया ने कंधे उचकाए और कहने लगे कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, शादी करनी है तो किसी से भी कर दो। छोटे भैया ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, कम से कम ताने तो बंद होंगे, अगर कोई कुछ कहेगा तो हम कह देंगे कि शादी हो गई है। माँ ने मेरी तरफ देखा, मैंने नज़र झुका ली थी। अब एक लम्हे को उनका हाथ मेरी तरफ बढ़ा और फिर रुक गया। उन्होंने कहा कि कल आ जाएगा तो शादी हो जाएगी, खामोशी से, न कोई शोर शराबा, न कोई धूमधाम, बस विदा करके ले जाएगा। रात को नम्रता भाभी कहने लगी कि मुबारक हो कंगना, अब तो तुम भी पत्नी कहलाओगी, फ़र्क बस ये है कि पति के साथ बोरी भी होगी। अर्चना भाभी ने हंसते हुए कहा कि अच्छा है, अब हमारे घर से एक बोझ कम हो जाएगा। मैं खामोश रही। माँ के चेहरे पर जो थकन थी वो किसी गवाही से बढ़कर थी। अगले दिन सुबह वो कबाड़ी वाला वक्त पर आ गया था, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर, हाथ में पुरानी घड़ी थी और साथ ही पंडित जी भी आए थे। घर में ही रस्म रिवाज और तौर तरीके के साथ शांति से मेरी शादी उसके साथ हो गई थी। भाभियाँ किचन से खड़ी सब कुछ देख रही थी। किसी ने मुझे आशीर्वाद तक नहीं दिया था। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और एक लम्हे को मेरी आंखों में देखकर कहा कि बेटी, हम सब हार गए, शायद तू अब जीत जाए। मैंने उनका हाथ पकड़कर सिर्फ मुस्कुराया था और फिर दरवाजे से बाहर कदम रखा। गली की दीवार खामोश थी, लेकिन खिड़कियों के पीछे आंखें हिल रही थीं। सब जान गए थे कि कंगना लंगड़ी की शादी हो गई है कबाड़ी वाले के साथ। रास्ता मामूली सा था, हर कदम एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा था। मैंने खुद से कहा कि ये शादी मेरे भाग्य का नतीजा नहीं, मेरे सब्र की आजमाइश है, और अगर ऊपर वाले ने ये फैसला किया है तो उसमें कोई ना कोई फल ज़रूर छुपा होगा। वो कबाड़ी वाला सारे रास्ते खामोश रहा, फिर घर आया, दरवाज़ा खुला और मुझे अंदर ले गया। दरवाज़ा जैसे ही खुला मैंने अंदर कदम रखा। ज़मीन सफ़ेद रंग की थी। घर बहुत ही सुंदर बना हुआ था। ज़मीन पर पत्थर लगा हुआ था। कमरों में महंगा फर्नीचर था। शीशे की टेबल थी और दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी। मैं वहीं दरवाजे पर रुक गई थी।
दिल ने फौरन धड़कन तेज की, जैसे ये सब एक सपना हो। कबाड़ी वाला आगे आया और कहने लगा कि अंदर आ जाओ, ये अब तुम्हारा घर है। मैं धीरे धीरे चल रही थी, ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। चारों तरफ से साफ सुथरे नज़ारे को देखकर मैं हैरान रह गई थी। कबाड़ी वाला अभी भी वही सफ़ेद कुर्ता पहने हुआ था, हाथ में घड़ी थी, लेकिन अब उसके चलने में वो अंदाज नहीं था जो बाहर गली में होता था। उसने कहा कि बैठो। उसने एक सोफे की तरफ इशारा किया। मैं खामोशी से वहाँ बैठ गई थी। उसने एक लंबी सांस लेकर अपनी छड़ी को दीवार से लगा दिया था और फिर धीरे से अपने चेहरे से एक नकाब हटाया जो नाक से नीचे तक था, जिसे देखकर मैं दंग रह गई थी। साथ ही उसने सर से सफ़ेद विग उतारी। मैं हैरान रह गई थी। सामने बैठा इंसान वो बूढ़ा कबाड़ वाला नहीं था, बल्कि एक जवान और हैंडसम लड़का था। लंबा कद था, उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। मैंने चौंक कर कहा कि आप कौन? उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती थी। मेरा शरीर खामोश हो गया था, आवाज़ और हाथ कांपने लगे थे। उसने धीमे शब्दों में कहा, मैं डिप्टी कमिश्नर हेमंत श्रीवास्तव हूँ। ये बंगला मेरा है और ये सारा खेल मेरे प्लान का हिस्सा था। मेरे होठों से फौरन सवाल निकला, लेकिन क्यों? उन्होंने कहा कि एक दिन मैं तुम्हारे मोहल्ले से गुजर रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ था और तुम्हें गली के नुक्कड़ पर देखा। कुछ लड़कियां तुम्हें ताने दे रही थीं, तुम्हारी चाल पर हंस रही थीं, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, ना ही पलटी, ना शिकायत की, न रोई। तुम बस चुपचाप आगे बढ़ती चली गई। वो रुका, फिर कहने लगा कि मैंने पहली बार किसी की खामोशी में ताकत देखी थी। मैं उसकी बातें सुनती रही। उसने कहा कि उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें और करीब से जानूंगा। मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, तुम्हारे हालात देखे, तुम्हारे घर वालों का माहौल देखा और फिर खुद को छुपाया। कबाड़ी वाला बनकर तुम्हारे दरवाजे पर आया तो मैंने कहा, फिर वो सब हुआ, रिश्ता मांगना, माँ से बातें। उसने कहा कि हाँ, सब मैंने सोचा समझा था। मैं देखना चाहता था कि जब सब थक जाएंगे, जब कोई सहारा बाकी नहीं रहेगा, तब भी तुम अपनी फीलिंग्स को कैसे संभालती हो। मेरे दिल में सनसनाहट दौड़ गई थी। हर वो लम्हा जब मैंने खुद को कचरा समझा था, हकीकत में मेरी कीमत को परखा जा रहा था। उसने कहा कि मैंने जानना चाहा कि एक ऐसी लड़की जिसे समाज ताने देता है, क्या उसमें सिर्फ कमी है या वो कमज़ोर है या अंदर से फौलाद है। तुमने एक बार भी मेरे व्यवहार पर सवाल नहीं किया, एक बार भी माँ के फैसले पर रूठकर शोर नहीं मचाया, एक बार भी अपने भाग्य पर शिकायत नहीं की। मैंने उसकी बात सुनकर नज़र झुका ली थी। उसने कहा, मैं जब तुम्हें घर के अंदर लाया तो तुमने सवाल नहीं किया कि ये घर इतना बड़ा क्यों है या एक कबाड़ी वाला इतना अमीर कैसे हो सकता है। तुमने बस खामोशी से किस्मत के फैसले को स्वीकार किया। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने असली चेहरे के साथ बैठा हूँ। मेरे लिए ये सब कुछ यकीन करने काबिल नहीं था। मैंने कहा, आपको मुझ जैसी लड़की में क्या मिला? उसने कहा, तुम जैसी सब्र वाली, समझदार और साफ नीयत की सच्ची लड़कियाँ बहुत कम होती हैं, जो दुनिया के सामने झुकती नहीं है, ऊपर वाले के सामने झुकती हैं, जिसे ताने तोड़ नहीं पाते, जो सच्चाई पर कायम रहती हैं। मैंने धीरे से पूछा कि ये सब एक परीक्षा थी? उसने कहा कि हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ परखा नहीं है, तुमसे सीखा भी है। उसने कहा कि तुम्हारी मेरे साथ शादी हो चुकी है, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और ये जो तुमने समझा था कि किस्मत ने तुम्हें कबाड़ी वाले के हवाले कर दिया, वो दरअसल तुम्हारे भगवान ने तुम्हें ख़जाने के हवाले सौंप दिया है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरी थी। एक पूरी खामोशी, जैसे बरसों की परेशानी लम्हों में सरक गई हो। मेरे सामने अब उस इंसान का राज खुल चुका था। वो बूढ़ा जिसे मैंने खामोशी से स्वीकार कर लिया था, दरअसल वो था ही नहीं। वो तो एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान था, डिप्टी कमिश्नर, एक जवान और इज्जतदार इंसान। मैं अभी भी हैरान थी। मेरे खामोश सवाल उसकी आंखों ने सुन लिए थे। उसने सोफे के किनारे पर बैठकर धीरे से कहा कि कंगना, मैंने तुम्हें हर तरह से परख लिया है, सिर्फ इसलिए कि मुझे यकीन आ जाए तुम एक वो लड़की हो जिसके साथ मैं बेफिक्री से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। मैंने सर झुका लिया था क्योंकि दिल में एक तूफान था। इतने साल, इतने ताने, इतने ज़ख्म, सब कुछ मेरी पहचान बन गए थे और आज एक लम्हे में मेरी पहचान बदल गई थी। मेरे पति ने एक गिलास में पानी डाला, मेरे सामने रखा और कहने लगा, ये पहला दिन है जब तुम इस घर की बहू नहीं, इस घर की मालकिन हो। ये जो तुमने अब तक बर्दाश्त किया वो सिर्फ एक आजमाइश नहीं थी, वो तुम्हारी वो परीक्षा थी जिसने मेरे दिल को बदल दिया। मैंने कहा, आपको कब लगा कि मैं आपके काबिल हूँ? उसने कहा कि उसी दिन जब तुम्हारी माँ ने दरवाजे पर ताना सुनकर कुछ नहीं कहा था और तुम खामोशी से सारा सौदा लेकर घर वापस आ गई। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान से नहीं, सिर्फ तुम्हारे कैरेक्टर से। और वो दिन जब रिश्ते वाले तुम्हें देखकर वापस चले गए
और तुमने अपनी माँ के साथ एक शब्द पर भी कोई शिकायत नहीं की। वो लम्हा मेरे दिल में बैठ गया था। मैं खामोशी से उनकी सारी बातें सुनती रही। उसकी हर बात मेरी खामोशी के किसी न किसी लम्हे से जुड़ी हुई थी। उसने कहा कि लोग बाहर की कमज़ोरी देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की ताकत ने मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया। मैंने नज़रें उठाईं और कहा कि आपको कभी डर नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे? वो हंसने लगा और कहने लगा, मैं खुद इस दुनिया की आंखों को जानता हूँ, लेकिन मुझे अब फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, और मैंने तुम्हारे अंदर वो रोशनी देखी है जो दुनिया के शोर में गायब हो जाती है। उसकी बातों में घमंड नहीं था, बल्कि एक भरोसा था, जैसे वो फैसला कर चुका हो और अब किसी सफाई की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे सब्र ने मुझे झुका दिया था, तुम्हारी सादगी ने मुझे बदल दिया था, और तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक ऐसी पत्नी का नसीब बनना मेरे लिए इज्जत की बात है। मैंने एक लम्हे को अपने हाथों की तरफ देखा, जिन हाथों ने बर्तन कपड़े धोए थे, आज वही हाथ इज्जत थाम रहे थे। उसने कहा, कंगना, अब तुम्हें किसी सवाल की ज़रूरत नहीं है, न किसी सफाई की। तुमने जैसे ज़िंदगी गुजारी है, अब उसके हर लम्हे को मैं बदलना चाहता हूँ। मैंने धीरे से कहा कि बदलना नहीं, संवार देना। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि जैसा तुम कहोगी मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे तुम खुश रहो। तुम जैसी लड़की को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो माहौल देना होता है जिससे वो खुलकर जी सके। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ इस ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहोगी, बिना किसी पुराने समय की परछाई के? मैंने पहली बार अपने दिल की आवाज़ को ज़ुबान दी थी। अगर ये सब मेरे ऊपर वाले का फ़ैसला है तो मेरे इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने चौंक कर सब कुछ सहा। ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, और जो आज मुझे मिला है वो भी ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए तोहफ़ा है। मेरे पति ने खामोशी से सर हिला दिया। कुछ लम्हे इसी तरह से गुजर गए थे जैसे वक्त ने खुद को थाम लिया हो। उसी रात मेरे पति ने मुझे वो कमरा दिखाया जो स्पेशल तरीके से मेरे लिए सजाया गया था। सब कुछ हल्के रंगों में था, पर्दे, लैंप, हर चीज़ उसकी पसंद से मिलती हुई लग रही थी। उसने कहा कि ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नई दुनिया जो तुम्हारे सब्र की ज़मीन पर बनी है। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने दिल में सोचा कि वो कंगना जो कभी गली के नुक्कड़ पर तानों में दफन हो जाती थी, आज इस बंगले के दरवाजे पर खड़ी है, इज्जत के साथ। मेरे पति ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही कि ये दुनिया तुम्हें तुम्हारे शरीर पर परखती रही, लेकिन मैं तुम्हारे सब्र से तुम्हारी कीमत पहचान गया, और ये कीमती चीज़ सिर्फ मेरे पास रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने धीरे से कहा, और मैंने अपना सब कुछ अपने भगवान के हवाले किया था, जिसे आज उसने मुझे लौटा दिया है, जो कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत थी, मगर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कि अब मैं सिर्फ कंगना नहीं रही थी, मैं किसी की पूरी चाहत, पूरी इज्जत और पूरी काबिलियत बन चुकी थी। शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, लेकिन ज़िंदगी में जो सुकून, फैसिलिटी और इज्जत आई थी, वो बरसों से तपती धूप के बाद छाँव जैसी लगती थी। मैं अब एक नई दुनिया में थी, जहाँ कोई मुझे कंगना लंगड़ी कहकर नहीं बुलाता था, बल्कि मेरे पति के नाम से, उनके काम से जानता था। मुझे हमेशा मेरे पति कंगना डार्लिंग कहकर पुकारते थे। उनके शब्दों में हमेशा मेरे लिए मोहब्बत और इज्जत होती थी। वो कहते थे कि मेरी सारी की सारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। उनकी मोहब्बत मेरी आत्मा में उतर गई थी। एक सुबह मेरे पति मेरे पास आए, मेरे लिए एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे। मैंने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर बॉक्स खोला। अंदर एक आर्टिफिशियल टांग थी, बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने अक्सर थेरेपी क्लिनिक में देखी थी। मैंने कहा कि ये तो बहुत महंगी लगती है। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन तुम्हारी खुशी से ज़्यादा महंगी नहीं है। तुम्हारे लिए जो बेहतर है वो महंगा नहीं होता, और तुम इसके काबिल हो। फिर उन्होंने शहर के एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपॉइंटमेंट ली। पहली बार जब हम क्लिनिक गए तो डॉक्टर ने मेरी पूरी तरह से चेकअप किया था। उसके बाद मेरी पोजीशन और भी ज़्यादा बेहतर हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर रेगुलर थेरेपी की जाए तो फ़र्क साफ हो जाएगा। कुछ हफ्ते गुजर गए थे। हर हफ्ते के 4 दिन थेरेपी होती थी, बाकी दिन घर पर। मेरे पति हर सेशन पर मेरे साथ जाते थे, वेटिंग एरिया में बैठे रहते थे, कभी अंदर जाकर मेरा हौसला बढ़ाया करते थे। कुछ हफ्तों के बाद मैंने पहली बार बिना सहारे लिए 2 कदम उठाए थे। मेरे पति वहीं खड़े होकर बहुत खुश हुए थे। उनकी आंखों में रोशनी थी और खुशी के आंसू थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे चलने से मुझसे ज़्यादा खुश वो हो रहे हों। उनके होठों पर गर्व था। उन्होंने कहा कि तुम कामयाब हो गई हो कंगना। अभी सिर्फ 2 कदम है, लेकिन तुम्हारे लिए ये सफ़र बाकी है।
अब मैं बिना सहारे के ज़्यादा देर तक खड़ी रह सकती थी, धीरे धीरे चल सकती थी और सबसे बढ़कर मैं खुद पर गर्व कर सकती थी। मेरे लिए एक स्पेशल कमरा मौजूद था, लाइब्रेरी थी, सिलाई मशीन थी, पढ़ने के लिए सुकून था। मैंने ऑनलाइन टेलर का काम करना शुरू कर दिया था, ऑनलाइन ऑर्डर भी लेने लगी थी। अब मैं अपने नाम पर कुछ करने लगी थी और फिर एक दिन मैं वही नुक्कड़ की दुकान वाले चाचा जी के पास गई। जब उन्होंने मुझे चलते हुए देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि आज उनके पास मेरी मजाक बनाने के लिए शब्द ही नहीं थे। मोहल्ले की वही लड़कियां जो मेरी मजाक बनाया करती थी अब खामोशी से मुझे देख रही थी। मेरे घर वाले भी मुझे देखकर दंग रह गए थे। मोहल्ले की एक लड़की धीमे से कहने लगी कि ये तो वही लगती है, कंगना लंगड़ी। तो दूसरी ने खामोशी से कहा कि हाँ वही है, लेकिन लगता है कि अब अपनी किस्मत की रानी बन चुकी है। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा क्योंकि अब मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत नहीं थी। मेरी भाभियाँ मुझे देखकर हैरान रह गई थीं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी नंद की किस्मत ऐसी भी हो सकती है। वो जो हमेशा मेरी मजाक बनाया करती थी, आज मेरा और मेरे पति का मुकाम देखकर मुझे अपने घर में इज्जत से बैठने के लिए कह रही थी। माँ भी बहुत खुश थी। मैंने अपनी ज़िंदगी से जान लिया कि एक न एक दिन दुनिया की हर ठुकराई हुई चीज़ कीमती हो जाती है। जो दुख आजमाइश लगते हैं वो कल ऊपर वाले का तोहफा बनकर मिलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।